नमस्कार, सात संदेश से मैं नील कौशिक। न्यूज़ 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज भी कार्यक्रम की शुरुआत बादरा आसपास खबरों से करेंगे। और आज क्या प्रमुख खबर रही बादरा आसपास की, सबसे पहले विधायक की खबरों से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज विधायक बलवान पूनिया का जो बजट आया था, अंतिम बजट अशोक गहलोत सरकार का, और उसके बाद में पूरक बजट आया, और उस बजट में बादरा को जो सौगातें मिली, हमने कल भी विस्तार से आपको बताया था क्या क्या मिला है बादरा को। उसको लेकर बलवान पूनिया का आज जगह जगह स्वागत किया गया। बलवान पूनिया का डुंगराना गांव में भी स्वागत हुआ, उसके बाद में मलखेड़ा में एक स्वागत कार्यक्रम हुआ, और बादरा में भी देर शाम को जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र था उसको जिला उप स्वास्थ्य केंद्र बना दिया गया, वहाँ भी एक स्वागत कार्यक्रम था। तो कुल मिला के विधायक बलवान पूनिया के कई स्वागत कार्यक्रम आज उनके कार्यकर्ताओं ने, उनके समर्थकों ने आयोजित किए। और बादरा को जो सौगात मिली है, उनके काम कब पूरे होंगे, जनता में उसका मैसेज तभी अच्छा जाएगा जब वो काम पूरे होंगे। और पूर्व में जो घोषणा हुई है, बलवान पूनिया को प्रयास करने होंगे कि वो काम भी जल्द से जल्द बादरा को मिले। दोस्तों, एक चीज़ मैं कहना ज़रूर चाहूँगा, बेशक कामरेड बलवान पूनिया कांग्रेस पार्टी के नहीं है, लेकिन वो कांग्रेस को, सरकार को हर तरह से समर्थन दे रहे हैं, हर तरह से सहयोग कर रहे हैं, और सरकार में उनकी पूरी पहुंच है। बगैर मंत्री ही बलवान पूनिया आज एक बहुत ताकतवर और सरकार के विश्वास पात्र विधायकों में एक माने जाते हैं। और यही कारण है कि वो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री से जो चाहे वो योजनाएं लेकर आ रहे हैं। बेशक अब तक जो कुछ भी मिला है वो कांग्रेस सरकार ने बलवान पूनिया को भी दिल खोलकर और छप्पर पाट कर दिया है, वरना किसी ऐसे विधायक को जो ना भाजपा से हो, ना कांग्रेस से हो, ना ऐसा कोई विधायक हो जो सरकार में किसी प्रकार से इन्वॉल्वमेंट सीधा सीधा उसका हो, भागीदारी सीधा सीधा उसकी हो, या कोई मंत्रालय भी संभाल रहा हो, या शपथ ले चुका हो विधायक के जो सरकार का कोई दल है उसकी। बगैर इन सब चीज़ों के बलवान पूनिया ने जो कारनामा बादरा के लिए किया है, वो वाकई में एक बहुत विरले ही विधायक कर पाते हैं। और जो जितनी सौगातें बादरा को मिली है, वो बेशक जनता की यही उम्मीद है कि वो सारी की सारी पूरी हो, ताकि जनता को इसका फ़ायदा मिले। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन शुरुआत के 1 डेढ़ 2 साल में ज़रूर यहाँ कुछ स्थितियाँ इस प्रकार थी कि कांग्रेस की टिकट से चुनाव जीते थे, चुनाव हारे थे, नंबर 3 पर रहे थे डॉक्टर सुरेश चौधरी। तो शुरुआत में ऐसा लगा, क्योंकि जयदीप डूडी भी कांग्रेस में थे, कि यहाँ जयदीप डूडी की चलेगी क्योंकि सरकार कांग्रेस की बनी है प्रदेश में, या फिर सुरेश चौधरी की। उसके बाद में कुछ इस प्रकार के घटनाक्रम हुए, और सचिन पायलट अशोक गहलोत की जंग जो है वो सार्वजनिक हुई, और उसमें दाव पेच इस प्रकार से खेले गए कि सरकार अल्पमत में आ गई, और सरकार को बचाने के लिए बलवान पूनिया जैसे विधायक भी आगे आए। और उसका नतीजा ये रहा कि सरकार के, अशोक गहलोत के, मुख्यमंत्री के वो पसंदीदा विधायक बने। और यही कारण है कि उन्होंने जो कुछ भी मांगा उनको मिला, और क्षेत्र की जनता को भी उसके बाद में ये शिकायतें नहीं। हमने भी कई खबरें ऐसी लगाई थी कि यहाँ पावर जोन आखिर है किसके पास, आखिर सरकार का नुमाइंदा यहाँ है कौन, प्रतिनिधि है कौन। सरकार में अगर क्षेत्र की जनता के कोई काम होंगे तो वो काम करवाएगा कौन। और उसके बाद में जब करीब साल 1.5 साल बाद में बलवान पूनिया ने ये भूमिका निभाई और सरकार के विश्वास पात्र बने, उसके बाद में सारे कांग्रेसी नेता एक एक करके नदारद हो गए। जयदीप टूडी ने पार्टी छोड़ दी, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर दी, और डॉक्टर सुरेश चौधरी ने खुद पीछे अपने कदम खींच लिए, अपने भाई को आगे कर दिया। और स्थितियां ये है कि दोनों के ही कैरियर एक प्रकार से डावाडोल मझधार में दिखाई दे रहे हैं। जयदीप टूडी की बात करें तो वो एक ऐसी पार्टी में है जिस पार्टी में संजीव बेनीवाल पहले से ही भाजपा के सबसे बड़े और प्रभावशाली नेता बने हुए हैं, और वही टिकट की दौड़ में सबसे आगे भी दिखाई देते हैं।
अगर बात करें सुरेश चौधरी की, तो सुरेश चौधरी ने मजबूरी बस कहें या फिर भाई के लिए त्याग कहें, राजनीति में त्याग शब्द बहुत छोटा है, बहुत कम दिखाई देता है, लेकिन अगर माने समझे तो यही लग रहा है, क्योंकि डॉक्टर सुरेश चौधरी एक सर्व स्थापित नेता भादरा के रहे हैं, लेकिन वो अपने पांव पीछे खींचते हुए अपने भाई जो पूर्व जिला कलेक्टर हैं, वो एक राजकीय सेवा से रिटायरमेंट होकर राजनीति में पदार्पण करने वाले नेता बने, और उनके लिए सुरेश चौधरी ने जो है राजनीति में अपने पांव पीछे खींच लिए। लेकिन ये भी एक विडंबना है कि वो राजनीति के बारे में कुछ जान नहीं पा रहे हैं और डिसीजन भी उसी प्रकार से नहीं ले पा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा नॉलेज होने, पढ़े लिखे होने और प्रशासनिक कार्यों का, सरकार की और जो संवैधानिक प्रक्रिया है, उन सब की बहुत गहरी तरीके से जानकारी रखने के बावजूद राजनीति में वो उतने ही पिछड़े हुए हैं। वो राजनीति नहीं समझ पा रहे हैं। कार्यकर्ताओं की वो राय ज़रूर लेते होंगे, और कार्यकर्ता राय दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं वो तो उनके खेमे के लोग जाने, वो ज़्यादा जाने। लेकिन देखा ये जा रहा है कि जो एसपी सिंह है वो अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं और कहीं ना कहीं पिछड़ते जा रहे हैं, और आज उनकी चर्चा बहुत कम हो गई है। और बजरंग सहारण जो उनसे कहीं बहुत पीछे दिखाई दे रहे थे, वो उनसे कहीं बहुत आगे दिखाई दे रहे हैं। आज 3 ही नेताओं के नाम लिए जाते हैं भादरा के जो प्रमुख राजनीतिक अगर सफ़र की बात करें तो संजीव बेनीवाल, बलवान पूनिया और बजरंग सहारण। इन 3 नेताओं के अलावा चौथा कोई नेता इस दौड़ में दूर तक दिखाई नहीं देता है, और यही रीज़न है कि पत्ते नहीं खोल पाना कहीं ना कहीं आत्मघाती कदम साबित हो रहा है सुरेश बढ़िया के लिए, पूर्व जिला कलेक्टर के लिए। तो चलो दोस्तों, इसके ऊपर फिर कभी हम आगे विस्तार से करेंगे चर्चा, बहस, समीक्षा। लेकिन अब हम बात कर रहे थे बलवान पूनिया, जो कि सरकार के साथ रहकर उन्होंने किस प्रकार भादरा क्षेत्र के लिए काम भी किए और बहुत सी योजनाएं वो लेकर भी आए। और अगर बात करें बजट की और जो सरकार में भागीदारी निभा रहे हैं उसकी, और उसके बाद में क्या होगा, क्योंकि इसी वर्ष चुनाव भी है 2023 के विधानसभा के चुनाव, राजस्थान के कुल 9 राज्यों के चुनाव है, 3 एक राज्यों के हो चुके हैं त्रिपुरा में, और उसके बाद में 27 फरवरी को मेघालय, नागालैंड के चुनाव है, और उसके बाद में संभवतः कर्नाटक के मई महीने में उनकी भी डेट पूरी हो रही है, तो वहाँ वो चुनाव भी पहले हो सकते हैं। और उसके बाद में मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित इन 6 राज्यों के चुनाव भी होने हैं। माफ़ कीजिएगा, 5 राज्यों के चुनाव होने हैं अगर कर्नाटक के बीच में होते हैं तो। और एक और राज्य भी 10वां शामिल हो सकता है, जम्मू कश्मीर। अगर सरकार इच्छा शक्ति दिखाए तो इसी वर्ष जम्मू कश्मीर के चुनाव भी देखने को मिल सकते हैं। तो इन चुनावों में क्या बलवान पूनिया किसी को कांग्रेस की टिकट लेने देंगे? दोस्तों, बहुत से राजनीतिज्ञों का मानना है कि बलवान पूनिया यहाँ किसी को कांग्रेस की टिकट नहीं लेने देंगे, और खुद कांग्रेस की टिकट लेंगे नहीं। उनके खास अगर जानकारों की माने, सूत्रों की माने, तो स्वयं वो कांग्रेस की टिकट नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन माकपा से ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन वो कांग्रेस की टिकट यहाँ किसी दूसरे कैंडिडेट को देने के खिलाफ है, और इसका विरोध भी करेंगे, और जहां तक संभव हो अपने प्रभाव का इस्तेमाल भी वो करेंगे। यहाँ से किसी को कांग्रेस की टिकट वो लाने नहीं देंगे। लेकिन कांग्रेस के टिकटार्थियों की लाइन बहुत लंबी है। हमने 2-3 बार आपको पहले भी बताया था, करीब 14-15 नाम इसमें शामिल है, बड़े बड़े नाम। दयानंद बेरवाल सहित हम बात करें सतपाल नेहरा की, विक्रम राठौड़ की, अनेकों नाम है दोस्तों इसमें। शेर सिंह गोस्वामी, शेर सिंह बेनीवाल आदि आदि नाम है। तो किन लोगों को टिकट मिल सकती है, किस कदर उनके प्रयास होंगे, बलवान पूनिया किस कदर उनका मार्ग रोक सकते हैं, ये देखने वाली बात है। लेकिन वर्तमान में ये कहा जा सकता है, समझा जा सकता है, कांग्रेसियों की पीड़ा भी समय समय पर उजागर होती है कि कांग्रेस के कंधों पर पांव रखकर बलवान पूनिया क्षेत्र के विधायक भी बने और क्षेत्र में कांग्रेस का सुपड़ा साफ भी कर दिया। अब यहाँ अगर चुनाव होंगे तो यहाँ मुख्य
रूप से दो ही प्रतिद्वंद्वी पार्टियां दिखाई देगी, भाजपा और माकपा। अगर कांग्रेस की टिकट यहां बंटती है और दोस्तों वो किसी मजबूत चेहरे को दी जाएगी, तो निश्चित रूप से इसका सबसे बड़ा नुकसान बलवान पूनिया को झेलना पड़ेगा। क्योंकि कांग्रेस की टिकट मजबूत चेहरे को दी जाती है तो वो किसी प्रकार से संजीव बेनीवाल या भाजपा के वोट बैंक पर कहीं भी कोई नुकसान पहुंचाने की स्थिति में दिखाई नहीं देते। लेकिन बलवान पूनिया को अच्छा खासा इसका नुकसान भी हो सकता है, वो नंबर 3 की पोजीशन पर भी जा सकते हैं। लेकिन वर्तमान में दो ही नेता है, हम अब बार बार आपको बता रहे हैं, बलवान पूनिया बनाम संजीव बेनीवाल बनाम बलवान पूनिया। लेकिन बजरंग सहारण क्या कमाल करेंगे, युवा चेहरा है और लगातार अपनी उपस्थिति से विपक्ष की भूमिकाएं मजबूती के साथ वो क्षेत्र में निभाते जा रहे हैं। तो ये देखने वाली बातें हैं। राजनीतिक समीक्षा में आज के लिए इतना ही। और क्योंकि आज बलवान पूनिया का स्वागत सत्कार किया जा रहा है, उनके संबोधन हमने भी हमारे चैनल के ऊपर लगाए हैं, ज़रूर देखिएगा क्या कह रहे हैं वो। मलखेड़ा में जब कार्यकर्ताओं को वो संबोधित कर रहे थे, अन्य विधायकों के ऊपर बोल रहे थे, और क्या बोला वो देखिएगा। अब हम बात करें दोस्तों आसपास अन्य खबरों की, तो आज महाशिवरात्रि का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर भगवान शिव जी के मंदिरों में, शिवालयों में इस प्रकार से कार्यक्रम रुद्राभिषेक, जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक किया जा रहा है। और बात करें महाकुंभ की, जो धर्म महाकुंभ हुआ था भादरा में, और उसका समापन समारोह आज जो रुद्राभिषेक कार्यक्रम है उसी से आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों कुटिया में आज क्या कार्यक्रम है इसके बारे में भी मैं बता दूं। बहुत शानदार कार्यक्रम चले कुटिया में 8 फरवरी से आज 18 फरवरी तक। और आज 18 फरवरी को जो कार्यक्रम है, अभी आप समाचार देख रहे हैं तब से वो कार्यक्रम प्रारंभ है और देर रात तक चलेगा। 1.25 लाख पार्थिवेश्वर महादेव का रुद्राभिषेक होगा। 1.25 लाख पार्थिवेश्वर महादेव का रुद्राभिषेक कार्यक्रम। और 7 बजे के बाद का ये कार्यक्रम था। बड़ी संख्या में भक्तगण, धर्म प्रेमी जन इस कार्यक्रम में शरीक हो रहे हैं। और जो महाकुंभ के कार्यक्रम हुए दोस्तों, उसमें महायज्ञ 100 कुंडीय यज्ञ का आयोजन किया गया। और इसके अलावा अगर बात करें तो श्रीमद् भागवत कथा का भी आयोजन कल समापन हुआ। दिव्य काशी की माँ गंगा की आरती, जो कि विश्व प्रसिद्ध है, उस काशी की आरती के बारे में मैं आपको बताऊं तो काशी के घाट पर भी वो आरती 1991 में वाराणसी के घाट पर शुरू की गई थी। दशाश्वमेध मेघ जो घाट है उस पर 1991 से ये आरती प्रारंभ की गई थी। उसके अलावा वो अन्य जगह से आरती संचालित की जा रही थी। और ये पारंपरिक रूप से माँ गंगा की आरती, और इसमें खासियत और विशेषता हम आपको बताएं तो इसमें दीपक ज्वाला, शंखानंद के साथ डमरू और जो सुर ताल चलती है, और जो आरती की एक प्रकार से जो लो है, और आरती की जो धुएं के रूप में एक प्रकार से जो सुगंधित पूरे घाट के ऊपर फैलती है, और जो आसमान छूते हुए एक प्रकार से प्रतीत होती है, उस आरती को देखने के लिए पूरे विश्व से लोग काशी में आते हैं। और भादरा में लगातार काशी की ये दिव्य आरती शाम को 6-7 बजे के करीब आयोजित की जाती रही। कल अंतिम आरती थी। और हम आपको बताएं तो अनेक अलग अलग मुद्राओं के साथ रोंगटे खड़े कर देने वाली इस आरती को देखने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालुगण, धर्म प्रेमी जन रोजाना कुटिया पहुंच रहे थे। और पारंपरिक रूप से जिस प्रकार से नियमित किसी तांत्रिक अनुष्ठान में 108 मुद्राओं का उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार से इसमें भी डमरू, शंख और अलग अलग यंत्रों के द्वारा अलग अलग आरती की मुद्राएं होती है। और उन मुद्राओं को जो मंत्रमुग्ध कर देने वाली मुद्रा है, उनको देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग, हमने आपको बताया, वहाँ
जुटते हैं, भीड़ जुटती है। 3 प्रसिद्ध पंडित कहे, पुजारी कहे, उनके द्वारा इस आरती की पूरी भाव भंगिमाएँ, मुद्राएँ, परंपराओं के अनुसार इस आरती का जो है निर्वाह किया जाता रहा। और इसके अलावा अनेक, चाहे रामतलाई आश्रम हो, चाहे समाध भवन हो, और सभी जगह आज शिवरात्रि का महोत्सव भी धूमधाम के साथ मनाया गया दोस्तों। और इसके अलावा हम बात करें अन्य खबरों की, तो आज चुनाव आयोग द्वारा उद्धव ठाकरे की शिवसेना को बहुत बड़ा झटका लगा। मैं जल्दी से आपको इस बड़ी खबरों से भी अगर रूबरू करवाऊं, तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना को आज एक तोहफा मिला कल। और ये तोहफा मिला जो तीर कमान की लड़ाई थी, कोर्ट में थी, चुनाव आयोग के पास थी, उसका फैसला करने का अधिकार चुनाव आयोग के पास था। दोनों ही दलों की सारी स्थितियों का अवलोकन करने के पश्चात ये तय करना था, और चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना को करारा झटका दिया और साथ ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को तोहफा दिया। और जो तीर कमान का चुनाव निशान है उसको यूज करने की, इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी, और वो प्रदान किया गया एकनाथ शिंदे की शिवसेना को। अर्थात एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के की शिवसेना को असली शिवसेना माना गया। और बिना चुनाव कराए पदाधिकारियों की नियुक्तियां करने आदि अनेकों गलतियों के चलते ये चुनाव निशान और शिवसेना जो ओरिजिनल थी बाला साहब ठाकरे की, उद्धव ठाकरे के पिता बाला साहब ठाकरे की, वो शिवसेना अब उद्धव ठाकरे के हाथों से फिसल चुकी है। अब उनको अपनी अलग पहचान बनानी होगी, और शिवसेना की पहचान कार्यकर्ताओं के साथ, एक प्रकार से कहे तो ये कार्यकर्ताओं की जीत हुई है जो बाला साहब ठाकरे के मार्गदर्शन में और उनके पद चिन्हों पर चलते थे। तो कुल मिला के ये बहुत बड़ा झटका महाराष्ट्र की उद्धव शिवसेना को लगा है। इसके अलावा बात करें दोस्तों, बादरा क्षेत्र में जो नशा मुक्ति केंद्र थे उनके विरुद्ध कल बहुत बड़ा अभियान चला गया, और ये एक जिला कलेक्टर महोदय का आदेश भी था, और शुक्रवार को उनका आदेश था। और आदेश की पालना में हनुमानगढ़ से भी कुछ टीम के सदस्य आए थे। और बादरा से बात करें तो एसडीएम महोदया शकुंतला चौधरी के नेतृत्व में ये टीम थी। डीएसपी नरेंद्र पूनिया भी इसमें शामिल थे, सीआई रणवीर साईं भी शामिल थे, और पुलिस कर्मियों का जाब्ता भी इसमें शामिल था। डॉक्टर सतवीर, ड्रग कंट्रोलर हनुमानगढ़, पंकज चौधरी आदि सारे इस टीम में शामिल थे। और इसमें सरल नशा मुक्ति केंद्र हो, परिवर्तन केंद्र सेंटर हो, विश्वास नशा मुक्ति हो, प्रेरणा नशा मुक्ति हो, इन सबको करीब 5 ऐसे नशा मुक्ति केंद्र पाए गए जो बगैर लाइसेंस, बगैर प्रमाणिकता के साथ वो डुप्लीकेट तौर पर एक प्रकार से इस नशा केंद्रों का संचालन कर रहे थे। उनको तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया गया। और 2 ऐसे नशा मुक्ति केंद्र भी बादरा क्षेत्र में रहे जिनमें कुछ कमियां पाई गई, उनको उन कमियों को दूर करने के दिशा निर्देश भी दिए गए। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं तो दोस्तों, इन नशा मुक्ति केंद्रों में बादरा आसपास या यहाँ के कोई ज़्यादा लोग जो है वो यहाँ भर्ती नहीं होते हैं। हरियाणा से जो नशे के शिकार आदि लोग होते हैं उनको यहाँ नशा केंद्रों में रखा जाता है, और उनकी एवज में उनके घर परिवार के लोग अच्छी खासी रकम भी 10,000, 15,000, 20,000 साल की, 6 महीने की आदि एक फीस भी इन नशा मुक्ति केंद्रों को दी जाती है, और वहाँ उनको रखा जाता है और नशे की प्रवृत्ति से मुक्ति दिलाई जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं पैमाने के साथ में नहीं चल रहे नशा मुक्ति जो केंद्र थे, उनको 5 को बिना मंजूरी चलाने पर बंद करने के आदेश दिए गए। इसके अलावा बात करें दोस्तों और बड़ी खबरों की, तो आज राजस्थान में पीएफआई के बड़े पदाधिकारियों के करीब 7 स्थानों पर एनआईए ने छापे मारे हैं, और बड़ी संख्या में हथियार, रुपए और संदिग्ध दस्तावेज आदि बरामद किए जाने की खबरें भी चर्चा में हैं। तो हमारी नज़रें दोस्तों बनी रहेगी अन्य खबरों पर भी, और आज के लिए इतना ही। 18 फरवरी को आज बताऊं क्या विशेष दिवस है, तो महान संत स्वामी विवेकानंद जी के गुरु
परम रामकृष्ण परमहंस, उनका अगर और नाम मैं आपको बताऊं तो गदाधर चटर्जी उनका पूरा नाम। 1836 में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म दिवस धूमधाम के साथ इस देश में मनाया जा रहा है। 1930 में आज ही के दिन अमेरिकी वैज्ञानिक क्लाइड रामबांग ने प्लूटो ग्रह की खोज की थी। और इसी के साथ अगर मंडियों के भाव और मौसम के मिजाज की जानकारी मैं आपको दूं तो एलनाबाद से शुरुआत करते हैं। नरमा 8135 रुपये प्रति कुंटल, सरसों के भाव 5565, ग्वार के भाव 5480, गेहूं के भाव 2300 रुपये प्रति कुंटल। जबकि नौर मंडी में चना बिका है 4735, ग्वार के भाव 5680, अरंडी के भाव 6841, गेहूं 2321 रुपये, जबकि जौ के भाव 2531, मूंगफली बिकी है आज 7226 रुपये प्रति कुंटल। इसके अलावा सरसा मंडी में नरमा 8231, कपास 9622, सरसों 5470, ग्वार के भाव 5621, गेहूं के भाव 2050 रुपये प्रति कुंटल। फतेहाबाद मंडी में कपास 9400 रुपये, नरमा 8175, भट्टू में सरसों बिकी है 5525, नरमा 8040 रुपये प्रति कुंटल। आदमपुर मंडी में सरसों 5620, नरमा 8327, जबकि ग्वार के भाव 5600 रुपये प्रति कुंटल। और आज की अंतिम मंडी हनुमानगढ़ मंडी में नरमा बिका है 8252 और ग्वार बिका है 5611 रुपये प्रति कुंटल। अब मौसम का मिजाज आपको बताए तो आज 18 फरवरी को 23 से 27 डिग्री टेम्परेचर अब देर शाम को रहा। 31 डिग्री के करीब आज टेम्परेचर दिन में रहा और बादल जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं रहे, 5 से 7% ही आसमान में छाए रहे थे। कल 19 फरवरी को 17 से 26 डिग्री टेम्परेचर दिन में और 28 से 32 डिग्री टेम्परेचर, अर्थात 1 डिग्री और पारा अब चढ़ने लगा है। रोज़ाना अब 1 डिग्री पारा चढ़ते चढ़ते ये पारा बहुत जल्दी ज़बरदस्त गर्मी का एहसास आपको करवाएगा। 25 से 28 डिग्री देर शाम को, रात्रि को 4 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी और लगभग 90 से 100% बादल छाए रहेंगे आसमान में, जो देर रात होते होते मात्र 30 से 40% रहेंगे। 18 से 22 डिग्री देर रात्रि को भी टेम्परेचर रहेगा। 4 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से रात्रि को भी हवाएं चलेगी कल। तो ये रहा मौसम का मिजाज। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।